दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र है। मैं लाया हूँ दुनिया भर की खास खबरें और ज़्यादातर जानकारियाँ आपके सामने। इस वक्त दुनिया भर में बहुत कुछ हो रहा है और ख़ास तौर पर यूक्रेन से लेकर ईरान तक का बहुत कुछ घटित हो चुका है। उसकी कुछ महत्वपूर्ण खबरें मैं आपको बताने जा रहा हूँ और सबसे बड़ी खबर तो ये है यूक्रेन से। यूक्रेन के लिए $90 बिलियन का जो लोन यूरोपीय यूनियन दे रही थी, उसे अब पास करने में हंगरी के नए लीडर तैयार हो गए हैं। लेकिन जैसे ही ये पास हो गया है और अब इसकी पहली इंस्टॉलमेंट शुरू हो गई है, तब फिनलैंड ने अपना बजट को कम कर दिया है। फिनलैंड जो कि यूरोपीय यूनियन का देश का एक हिस्सा है, उसने तकरीबन 240 मिलियन यानी कि 24 करोड़ यूरो का सामाजिक कल्याण को के बजट को काट दिया है। इसमें संचालन खर्चा, रिसर्च एंड डेवलपमेंट और जितनी भी आम इंसान से जुड़ी हुई जो कल्याणकारी योजनाएं होती हैं, वे सब इसी गिरफ्त में आ गई हैं। यूरोपीय यूनियन अपने खास तौर पे इसलिए मशहूर है क्योंकि उस देश में या फिर उस देशों में, यूरोपीय यूनियन के देशों में जो सामाजिक कल्याण रहता है, उसे बहुत ज्यादा ऊंचा मानक होता है। वो भारत की तरह नहीं होता, ना ही किसी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की तरह होता है। उसका मानक बहुत ही ऊंचा होता है। इसीलिए दुनिया भर के लोग यूरोपीय यूनियन में रहना पसंद करते हैं और फिनलैंड यूरोपीय यूनियन में सबसे तेजी से बिगड़ती सार्वजनिक वित्तीय स्थिति में है इस समय। ये दूसरी खबर उसी से जुड़ी हुई है, यूरोपीय यूनियन से और यूक्रेन से। यूक्रेन को लगभग 90 बिलियन यूरो का जो लोन दिया जा रहा है, उस लोन की शर्त यह है कि इस लोन को यूक्रेन नहीं बल्कि मॉस्को चुकाएगा। वो किस तरह से? क्योंकि मॉस्को जब ये युद्ध हारेगा तो युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में इसे मॉस्को को चुकाना होगा, यानी कि रशिया को चुकाना होगा, कीव को नहीं चुकाना होगा। ये एक शर्त दी हुई है और आपको भी मालूम है और सबको मालूम हो चुका है कि यूक्रेन ये युद्ध हार चुका है। पूरा वेस्टर्न कंट्री ये युद्ध हार चुका है, अमेरिका हार चुका है और इस युद्ध को 4 साल के बाद रशिया जीत चुका है। लेकिन इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हो रही है, यानी कि ये जो लोन दिया जा रहा है, ये यूक्रेन को उपहार के रूप में दिया जा रहा है, ना कि लोन के रूप में दिया जा रहा है। क्योंकि अगर लोन के रूप में दिया जा रहा होता तो इसे ये क्लॉज को जोड़ना नहीं पड़ता कि इसको देने के लिए यूक्रेन को ही देना होगा, ना कि मॉस्को को देना होगा। जैसे ईरान पर ये युद्ध बढ़ता जा रहा है और इस युद्ध को प्रोवोकेटिव वॉर कहा जाता है, यानी कि उकसावे के कारण किया हुआ युद्ध। वैसे वैसे कई कई चीजों की जो सप्लाई चेन है वो पूरी तरह से टूट रही है। खास तौर पर ऑयल इंडस्ट्रीज से जो जो प्रोडक्ट बन के आते हैं, उसमें फार्मास्यूटिकल है यानी कि दवाइयां हैं, साथ ही साथ कपड़े हैं और पॉलिस्टर भी इसमें शामिल है। अब भारत और बांग्लादेश जो कि दुनिया का हब बना हुआ है पॉलिस्टर बनाने के लिए, और कंपनियां सबसे ज्यादा पॉलिस्टर के कपड़े यहीं से बनाकर भेजती हैं, अब उन पर भी दबाव बन रहा है। क्योंकि चाइनीज एक्सपोर्टर अपना रेट बढ़ा दिया है, लगभग 30% बढ़ा दिया है अपने जो रॉ मटेरियल है उनका। इसी कारण फिलाटेक्स जो कि भारत का सबसे बड़ा बड़ा पॉलिस्टर प्रोड्यूसर है, उसको अब कीमतों को स्थिर करने में आराम नहीं मिल रहा, यानी कि मदद नहीं मिल रही है, और वो भी इसे बढ़ाने की बात कर रहा है। बिंदल सिल्क मिल के सीईओ ने भी कहा है कि प्रिंटेड और कलर पॉलिस्टर के कपड़े जो कि आपूर्ति ये लोग करते हैं, H&M को करते हैं, सारा को करते हैं, वॉलमार्ट करते हैं, अमेजोन को करते हैं, इन सभी को जो ये भेजते हैं, अब इसकी सप्लाई चेन टूटने के कारण इसके रेट अब बढ़ने के चांसेस बहुत हद तक का संभव हो चुके हैं। और पॉलिस्टर फैब्रिक जो कि अच्छा नहीं माना जाता है, लेकिन ये फास्ट फैशन में सबसे ज्यादा प्रयोग किए जाने वाले एक कपड़े के रूप में उभरा हुआ है। ये लगभग 60% हिस्से को कवर करता है, जो कि जितने कपड़े दुनिया भर में पहने जाते हैं फास्ट फैशन में, तो लेकर हर जगह कुछ न कुछ नया होता आ रहा है।
यहाँ तक का एप्स्टीन फाइल में भी इस बात का जिक्र किया गया था कि कैसे बिटकॉइन को जो लोग बना रहे थे उसको फंडिंग दी थी किसी और ने नहीं बल्कि जेफरी एप्स्टीन ने। और फ्रांस में क्रिप्टो करेंसी को लेकर बड़ी बड़ी खबरें आ रही हैं और ये बड़ी खबरें कोई पैसा कमाने से लेकर नहीं है बल्कि अगवा होने से है, यानी कि किडनैप होने से है। फ्रांस में लगभग हर 2.5 दिन में एक इंसान इस समय अगवा हो रहा है। वो अगवा सिर्फ इसलिए हो रहा है क्योंकि उसके पास क्रिप्टो करेंसी है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो घटनाक्रम शुरू हुआ है वो 1 जनवरी 2026 से अगर माना जाए, इस समय जो मई चल रहा है 1 मई, तो लगभग हर 2.5 दिन में एक इंसान को अगवा किया जा रहा है। और इन सब को श्रेय किसी हैकर को नहीं दिया जा सकता है। इन सब का श्रेय एक टैक्स अधिकारी को है जिसने उन सभी का डाटा को लेकर बाद में उन आपराधिक गिरोहों को बेच दिया, जिन आपराधिक गिरोह ने उन लोगों को अब किडनैप शुरू करना चालू कर दिया है जिनके पास बड़ी मात्रा में क्रिप्टो करेंसी है। और फ्रांस दुनिया का एक ऐसा देश बन चुका है जहां पर क्रिप्टो करेंसी रखना सबसे बड़ा खतरनाक माना जा रहा है। अमेरिका से ये बड़ी खबर आती है कि कितने लोगों को डिपोर्ट किया गया, कितने लोगों को जबरन डिपोर्ट किया गया, जबकि वे लोग भले ही वहां के नागरिक हों। लेकिन सबसे बड़ी खबर ये आ रही है कि ट्रंप ने एक गोल्डन वीजा कार्ड को लॉन्च किया था। शायद आपको याद होगा, ये गोल्डन वीजा कार्ड ये था कि आप $10 लाख दीजिए और अमेरिका की नागरिकता प्राप्त कर लीजिए। अब उसका जो डाटा निकल के आ रहा है वो उससे ज्यादा आश्चर्यचकित करने वाला है कि अमेरिका को कितने लोग पसंद करते हैं। और $10 लाख जब देना ही था तो कहीं और भी जाकर दे सकते हैं, किसी और भी देश की नागरिकता ले सकते हैं। इस बात में अब मुझे कोई शक नहीं रहा है कि कॉमर्स सेक्रेटरी हावर्ड लुटेनिक के अनुसार गोल्डन कार्ड वीजा, जिसकी कीमत लगभग $10 लाख थी, को प्राप्त करने वाला या फिर कहें मंजूरी सिर्फ एक ही इंसान को मिली है और वो इंसान ही इकलौता इंसान बन के रह गया है। उसके अलावा दूसरा कोई इंसान नहीं है जिसने ट्रम्प की दी हुई इस नागरिकता को खरीदने की कोशिश करी है। वैसे भी अमेरिका कोई अच्छा देश नहीं है जहां पर आप बहुत सेफ महसूस करें, क्योंकि वहां पर इंसान गोली से ज्यादा मारा जाता है। गोली खाने से नहीं, यानी कि दवाओं से नहीं, बल्कि शूटिंग से ज्यादा मारा जाता है। इस समय इस्तांबुल से एक बड़ी खबर आ रही है। इस्तांबुल में ड्रग किंग पिन सलीम दोला, जो कि दाऊद इब्राहिम नेटवर्क से जुड़ा हुआ था, उसे इस्तांबुल से गिरफ्तार कर लिया गया है। MIT, जो कि इस्तांबुल की एक खुफिया एजेंसी है, उसने इन्हें गिरफ्तार किया था इंटरपोल की मदद से। और इंटरपोल ने भी इसे एक वांटेड गिरोह का सरगना घोषित किया था। मल्टी स्टेट सिंथेटिक ड्रग नेटवर्क, यानी भारत में जितने भी ड्रग नेटवर्क चलते हैं उसको संचालन करने वाला यही सलीम दोला है। इस समय ब्लूमबर्ग की एक बड़ी रिपोर्ट, एक बड़ी खबर आ रही है, खास तौर पे नॉर्थ कोरिया से। और नॉर्थ कोरिया की जो राजधानी है उसे बोला जाता है प्योंगयांग। अब ये रिपोर्ट में बताया गया है कि लगभग अमेरिका ने 30 साल में $65 बिलियन का जो मिसाइल शील्ड सिस्टम बना के रखा था, यानी कि कई मिसाइलों की एक प्रणाली थी, वो कोई भी मिसाइल आएगी उसे इंटरसेप्ट यानी मार के गिरा सकती है। अब उसे भेदने के लिए बहुत करीब है नॉर्थ कोरिया। क्या कांड किया नॉर्थ कोरिया ने, आइए चल के देखते हैं। नॉर्थ कोरिया के पास इस समय लगभग 50 न्यूक्लियर वॉर हेड है, यानी कि 50 न्यूक्लियर वाले हथियार हैं। ये हथियार जो कि ह्वांगसांग, जो कि इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, 15, 17, 18 और 19, ये सब जो ह्वांगसांग है ये इतनी बड़ी हो गई है कि अमेरिका में मौजूद किसी भी मिसाइल सिस्टम को पछाड़ सकती है आसानी से। और हर साल तकरीबन 20 न्यूक्लियर वॉरहेड बनाने की क्षमता रखता है नॉर्थ कोरिया, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया है, क्योंकि इसके पास उसी ग्रेड का मटेरियल बनाने की क्षमता अब विकसित कर लिया है। 2035 तक का लगभग 290 ऐसे ही वॉरहेड यानी कि हथियार नॉर्थ कोरिया बना सकता है। अब ये जो हथियार हैं वे इजराइल, पाकिस्तान और UK में जितने जितने हैं वॉरहेड,
उन सभी को पीछे करके ये फ्रांस की बराबरी करने की राह में पहुंच चुका है। और नॉर्थ कोरिया की जो कम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं वे सब एशिया में किसी भी यूएस बेस में पहुंचने के लिए बहुत आराम से पहुंच जाएंगी और निशाना बना देंगी। ग्वाम बेस ये तो खास तौर पर बड़े आसानी से निशाना बनाया जा सकता है। और ग्वाम बेस दुनिया का ऐसा सबसे बड़ा बेस है जो कि दुनिया के सबसे बड़े गोला बारूद का डिपो है। और अमेरिका ने बड़ी कोशिश करी थी, बड़े सैंक्शन लगाए थे, लेकिन अब वो सैंक्शन किसी काम के नहीं रहे हैं। ये काम नॉर्थ कोरिया ने साबित करके लगाया है। और किम जोंग उन के जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है वो बहुत ही तेजी रफ्तार से इस समय बढ़ रहे हैं। अगर नॉर्थ कोरिया के पास मान लो एक भी न्यूक्लियर हथियार ना होता तो नॉर्थ कोरिया का हाल ईरान की तरह होता। ईरान के पास दरअसल न्यूक्लियर हथियार है ही नहीं, ना ही बनाया है उसने। अगर न्यूक्लियर हथियार होते तो सबसे पहले वही देश पीछे हटते जिनके पास खुद न्यूक्लियर हथियार है, क्योंकि अगर आप किसी पर न्यूक्लियर हथियार से हमला करेंगे तो दूसरा देश भी उसी से हमला कर देगा और फिर सब कुछ बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए न्यूक्लियर हथियार होना आज की दुनिया में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया है, खासतौर पर वे देश जो कि अमेरिका से एकदम अलग रहते हैं या फिर अमेरिकी सिस्टम में फिट नहीं हुए हैं या अमेरिका की गुलामी को मंजूर नहीं किया है। यूरोपीय यूनियन और यूक्रेन और इजराइल सबको कनेक्ट करने वाली एक बड़ी अच्छी खबर आई है। और इस खबर से पता चलता है कि ज्यूश लॉबी कितनी ज़्यादा स्ट्रांग है। दरअसल दुनिया में जितने वॉर होते हैं वे सब यही सब लोग मिलकर खेलते हैं और रशिया इस खेल को हरा चुका है। और हारेट्स खबर ने ये खबर छापी थी कि लगभग 30 से ज़्यादा अब तक का जहाज की खेपें आ चुकी हैं इसराइल में, जो कि अनाज लेकर आई हैं। और ये अनाज कहीं और से नहीं आया है बल्कि रशिया ने जिन जिन क्षेत्रों पे यूक्रेन के कब्जा किया था उन क्षेत्रों से ये अनाज उगाया गया है। अब इसराइल, यूक्रेन और यूरोपीय यूनियन ये तीनों मिल के जो खिचड़ी पकाए हैं उसमें इसराइल को पीछे हटना पड़ा है। इसराइल पीछे हटता तो नहीं है कभी, आप इतिहास में देख लीजिए। अब इसराइल को पीछे हटना ही पड़ा है। इसराइल की जो कंपनी है जो कि इंपोर्ट कर रही थी ये अनाज को, जिसका नाम है ज़ेनज़िपर ग्रेन्स एंड फूड स्टफ इंपोर्टर प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी यूक्रेन से जो चुराया हुआ अनाज है उसे रूसी जहाज पेनॉर्मिथिस पर लदे हुए 25,000 टन की खेप का सौदा किया था, जिसमें गेहूं और जौ थे। उसकी कीमत थी $70 लाख। और अब ये कहा जा रहा है कि इसने उस जो सौदा है उसे रद्द कर दिया है और हाइफा से निकलने के लिए किसी दूसरे जगह की तलाश करने के लिए रशिया को कह दिया है इसराइल ने। देखा यूरोपीय यूनियन कितना ज़्यादा स्ट्रांग है। अगर ये बात किसी चीज़ पर लागू होती है तो वो, क्योंकि यूरोपीय यूनियन ही वो देश है जिसने इसराइल को हथियार दिए हैं और हथियार देने में मदद की है, इसीलिए इसराइल को पीछे हटना पड़ा था।